Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जैसा कि हमारी 20 MCQ क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने पीछे वाली सीरीज है उसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21, कार्य का नाम, कार्यस्थल, सारांश, कार्यों, उपयोग में लाई गई सामग्री, कार्य दशाओं आदि मदों को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण को क्या कहा जाता है। अर्थात कार्य का क्या नाम है, कार्य स्थल क्या है, उसका सारांश क्या है, और कार्य है, उपयोग में जो सामग्री लाई गई है, कार्य दशाएं हैं, उन सबको जो प्रकट कर रहा है उस विवरण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास गिवन है, कार्य विनिर्देशन, कार्य मूल्यांकन, कार्य विवरण या कार्य विश्लेषण। तो ऐसा जो विवरण होता है उसे कार्य विवरण कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, साख पत्र, गारंटी, वायदा सुविधा आदि किसके अंतर्गत आते हैं। बैंक की देयता के अंतर्गत, या बैंक की आस्तियों के अंतर्गत, या बैंक की विदेशी विनिमय मदों के अंतर्गत, या बैंक की तुलन पत्र से हटकर अन्य मदों के अंतर्गत है। तो जो साख पत्र है, गारंटी, वायदा संहिता है, वो मुख्य रूप से बैंक की जो तुलन पत्र है से हटकर अन्य मदों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23, जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची हुई कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान राशि को क्या कहते हैं। तो क्या उसे असद अधिमूल्य कहते हैं, क्या उसे अधिक ख्याति कहते हैं, या विनियोजित पूंजी कहते हैं, या कार्यशील पूंजी कहती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ख्याति कहते हैं। अर्थात जब एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देते हैं तो जो अधिक्य होता है तो उसे क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। अर्थात एसेट से ज़्यादा अगर हम पे करते हैं तो वो हमारा गुडविल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स संगठन संरचना निश्चित रूप से किस सिद्धांत का अतिक्रमण है। तो मैट्रिक्स संगठन जो संरचना है, क्या वो आदेश की एकता का अतिक्रमण है, या स्केलर चयन का अतिक्रमण है, या दिशा की एकता का, या श्रम विभाजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आदेश की एकता होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो मैट्रिक्स संगठन संरचना है वो निश्चित रूप से आदेश की एकता के सिद्धांत का अतिक्रमण है। क्वेश्चन नंबर 25, भविष्य की हानियों के लिए प्राप्त प्रावधान रखें लेकिन भविष्य के लाभों का पूर्वानुमान रखें। यह कथन किस अवधारणा पर आधारित है। मतलब भविष्य की हानियों के लिए हमें प्राप्त प्रोविजन रखना चाहिए, परंतु भविष्य के लाभों का भी हमें फोरकास्टिंग करना जरूरी है। ये जो कथन है वो किससे रिलेटेड है, मिलान दृष्टिकोण से, या उद्देश्यात्मक अवधारणा के अकॉर्डिंग, या रूढ़िवादिता के अकॉर्डिंग, या भौतिकता के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो रूढ़िवादिकता के अकॉर्डिंग होगा। अर्थात रूढ़िवादिकता धारणा के अनुसार भविष्य के हानियों के लिए प्राप्त प्रावधान रखे लेकिन भविष्य के लाभों का पूर्वानुमान भी रखे, ये शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक फर्म के विघटन होने पर भागीदारों द्वारा लाभ अथवा हानि का बंटवारा किस अनुपात में किया जाता है। अर्थात जब एक फर्म समाप्त होगी तो जो लाभ हानि है उसका विभाजन किस अनुपात में किया जाता है, बराबर किया जाता है, या उनके पूंजी संतुलन के अनुपात में, या लाभ बांटने के अनुपात में, या गार्नर मनाओ मर्रे बाद में बताए गए अनुपात में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी, गार्नर मनाओ मरे बाद में बताए गए अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 27, किसी फर्म के चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों का उसी फर्म के पिछले वर्षों के निष्पादन से मतलब परफॉर्मेंस से तुलना करना को क्या कहते हैं। अर्थात जो फर्म है उसका करंट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनका फर्म के पिछले वर्ष की जो परफॉर्मेंस है उससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा।
प्रवृत्ति विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण, अंतराफर्म तुलना या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसको प्रवृत्ति विश्लेषण भी कहते हैं, ट्रेड एनालाइज, हॉरिजॉन्टल और अंतराफर्म तुलना भी कहते हैं, इंटरफर्म कंपैरिजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विस्तृत किस्म की वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय करने वाली फर्में सामान्य क्या अपनाती है? लागत धन मूल्यन, सीमांत मूल्यन, मथन मूल्यन या उत्पादन श्रेणी मूल्यन। तो ऐसी जो फर्में आती है वो उत्पाद श्रेणी मूल्यन अपनाती है। अर्थात विस्तृत किस्म की जो वस्तुएं का उत्पादन या विक्रय करने वाली फर्में सामान्य उत्पाद श्रेणी मूल्यन करती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार ने पहली बार किस वर्ष में निर्यात आयात नीति की घोषणा की? भारत सरकार ने पहली बार जो निर्यात आयात नीति की घोषणा क्या वो 1977 में की थी या 1985 में की थी या 1988 में की थी या 1990 में की थी? तो जो भारत सरकार ने पहले आयात निर्यात नीति है वो 1985 में की थी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विज्ञापन पर किया गया खर्च जिसका प्रभाव आगामी 3-4 वर्षों तक संभावित है क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय या विलंबित आयगत व्यय या विलंबित पूंजीगत व्यय। तो ऐसे व्यय को विलंबित आयगत व्यय बोलते हैं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अर्थात जिन खर्चों को आने वाले सालों में पूरा करना है वो हमारे विलंबित आयगत व्यय हो गए। तो विज्ञापन का जो खर्चा है वो इसी तरह का खर्चा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किसने औद्योगिक शब्दों की प्रणाली उपागम का प्रतिपादन किया? बिट्राइस वेव, जॉन डलप, एरिक ट्रिप्स, हेनरी फ्योल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिट्राइस वेव होगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, संघन प्रतियोगी हस्तांतरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? लाइसेंसिंग अनुबंध, प्रतियोगी हस्तांतरण, ट्रक के अनुबंधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी ट्रक की अनुबंध होगा। शोध जो क्षेत्र विशेष में ज्ञान की वृद्धि को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? व्यवहारिक शोध, गुणात्मक शोध, परिणात्मक शोध या मूल शोध। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक शोध। क्वेश्चन नंबर 34, लाभांश पूंजीकरण मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया? एजरा सोलोमन, मिराइन जे गार्डन, जेम्स ई वाल्टर, मार्टान एच मिलर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा मिराज जे गार्डन। संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को क्या बनाता है? खुली व्यवस्था, बंद व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था या समष्टि व्यवस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बंद अर्थव्यवस्था बनाता है। एक संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को बंद अर्थव्यवस्था बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब उपभोक्ता उन उत्पादों का पक्ष लेते हैं जिनमें गुणात्मक, निष्पादन एवं नवाचार तत्व होते हैं तब उसे क्या कहते हैं? उत्पादन अवधारणा, उत्पाद अवधारणा, बिक्री अवधारणा, विपणन अवधारणा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो उत्पाद अवधारणा होगा। अर्थात जब उपभोक्ताओं उन उत्पादों का पक्ष लेते हैं जिनमें गुणवत्ता, निष्पक्षता और नवाचार होंगे तो उसे उत्पाद अवधारणा कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37, लागत और प्रबंधक लेखाकरण के ग्राहक कौन है? प्रबंधक, लेनदार या देनदार या उपभोक्ता? तो लागत और प्रबंधक लेखाकरण के ग्राहक है वो प्रबंधक शामिल होते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, उत्पादन जीवन चक्र की किस अवस्था में कीमत संबंधी निर्णय सर्वाधिक जटिल होते हैं? आरंभिक, वृद्धि, परिपक्वता या गिरावट? ये जो उत्पादन जीवन चक्र उसकी अवस्था दे रखी है, आरंभिक की अवस्था होती है, वृद्धि की अवस्था होती है, परिपक्वता की अवस्था होती है, गिरावट की अवस्था होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, परिपक्वता की अवस्था। जब एक वस्तु बहुउद्देश्य में प्रयुक्त होती है तो इसी मांग को जाना जाता है संयुक्त मांग, सामूहिक मांग, प्रत्यक्ष मांग या स्वायत्त मांग। जब एक वस्तु बहुउद्देश्य में प्रयोग होती है तो ऐसी मांग को हम सामूहिक मांग के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। सामूहिक मांग। उपभोक्ता व्यवहार संबंधी हार्वर्ड स्विस मॉडल को अन्य किस लोक प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? मशीन मॉडल, मानव मॉडल, विपणन मॉडल या क्रय मॉडल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मशीन मॉडल, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे।